और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र से बता दें, जहां पर एक वृद्ध महिला ने 3 लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करा लेने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि विपक्षियों को हमने जमीन बैनामा नहीं किया है, बल्कि विपक्षियों ने साजिश करके मेरी जमीन को अपने नाम बैनामा करवा लिया है। महिला ने इकौना थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। मामला इकौना थाना क्षेत्र में कस्बे में मार्केट में स्थित एक दुकान की भूमिका है। इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर की रहने वाली वसीला पत्नी रोशन खान ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर के बताया कि विपक्षी प्रभाकर उर्फ रिंकू तिवारी पुत्र अनिल तिवारी, आशुतोष कुमार पुत्र हीरालाल व अनुराग मिश्रा ने फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन को अपने नाम करा लिया है। वसीला पत्नी रोशन खान ने बताया कि मेरे पति ने मुझे इकौना कस्बे में बाजार में स्थित पंकज मेडिकल हॉल के बगल 3 दुकान दान खाते में दिया था, उसी की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवा ली गई है। महिला ने और भी आरोप लगाया है कि मुझे और मेरे पति को किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रखा जा रहा था, जहां से पुलिस ने मुझे बरामद किया है। महिला ने एसपी और डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में विपक्षी रिंकू तिवारी का कहना है कि महिला ने स्वयं अपनी मर्जी से जमीन बैनामा किया है। महिला के और उसके पति के बीमार होने पर मेरे तरफ से जो धनराशि लगाई गई थी, उसके एवज में मुझे महिला ने ज़मीन दिया है और उसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। ये सुन लेते हैं दोनों लोगों का क्या कहना है इस मामले में। बहरहाल इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हमारे खाता 3 लाख रुपया डालिन और हमें पता ना है कि कब निकालें, का करें, हमारी जानकारी ना है साहब। हम का करें अब। हम किसने पैसा डाला आपके खाते में? रिंकू तिवारी। कितना डाले? 3 लाख। फिर उसके बाद निकाले नहीं या कुछ भी किए, लेकिन हमें जानकारी नहीं, हमें लेके ना आएंगे कि तोरे खाता चलो रुपया निकाले। अब वो 10 लाख रुपए चेक देने के बाद कह रहे हैं हमें नहीं मिला है। यानी आपको क्या लगता है कि आपके साथ फराड हुआ है? हमारे साथ बिल्कुल रिंकू त्रिपाठी फरार ही है। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद रोशन खान। क्या नाम है? मोहम्मद रोशन खान। रोशन खान। रोशन खान, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? खावा पोखर। अच्छा, ये एक मामला आया है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपका कोई दुकान है कि मकान है इकौना में, किसी ने, एक मिनट सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए, किसी ने फर्जी बैनामा करा लिया है। क्या हुआ है बताइए, सच्चाई बताइए। इमर साहब उनका वकील करना और जो है हम अपने औरत के धान जीन है 5 मकान इसका जीना और आप दस्तखत कराएं और कहना वो हुआ और ये फाजी में है। अब वो बैनामा जगह तो कुछ न और तब से को यानी आपका काम खाली ये है कि आपने अपनी औरत को ब्लड डोनेशन में बैनामा कर दिया, इनको दान कर दिया। अच्छा, तो इनको दान करने के बाद इनकी जमीन कौन छीन गया इनसे? इनके ये शायद कोनो पता ही नहीं है, ना बयान भवा ना पूछ भा ना सबसे कुछ भवा। आपके लड़के बच्चे हैं? हमें 2 लड़के हैं। तो आपने अपने लड़कों बच्चों को नहीं दिया, और आपकी पहली पत्नी कहाँ है? पहली पत्नी मर गए। मतलब ये आपकी सेवा करती हैं? ये हमारी सेवा करती है, तो उसके लिखित। तो आपने इनको दे दिया? हाँ। तो ये मतलब ये क्या, मतलब ये शादी, आप शादीशुदा हैं क्या? आपकी पहली शादी कहाँ हुई? समझा। इस वक्त आप मतलब आपके कोई लड़के बच्चे हैं, उनसे रिलेशन में हैं आप? हाँ, पुरानका के लड़के 2 हैं। ये आपके पति हैं बगल में? हाँ, ये मोहम्मद रोशन खान हमारे पति। आपने निकाह किया है? कोई हाँ। कागज है आपके पास निकाह का? हाँ, निकाह कागज में उनका लागे नहीं। ठीक, अब ये बताइए कि मतलब ये इन्होंने जो आपको अपना जमीन दिया, हाँ सर, तो क्या हुआ बताइए। रिंकू त्रिपाठी वकील रहे, ये दान को हमें कहीं सब छीन ली, हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ का हो गया। कहे नहीं अब पता हमें चला क्या आपको? पता कि कौन मेर की कहाँ रही की। नहीं, ये ना बताओ, जैसे आपने किसी वकील को किया था? नहीं, वकील का हम नायकीन है। कौन से वकील आपके है जो मतलब आप अपने बैनामा हाजी साहब से लिखावे, देखने पति से वकील रखे ना रिंकू त्रिपाठी। किसको वकील रखा आपने? रिंकू त्रिपाठी। रिंकू त्रिपाठी को आपने वकील रखा? हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो रिंकू त्रिपाठी बैनामा कहा था करे हो, लेकिन साहब हम बैनामा ना हम कहती ना हमारे को जाने कौन मिल रही। हम कोनो गवाही साबुन न 1 रुपया ना पैसा हमें कोई नहीं दीन है। 10 लाख रुपए का चेक आपको मिला है? हमें नहीं मिला है। फर्जी ना कोई बात करो। तो किसने आपके साथ विश्वासघात किया है? रिंकू त्रिपाठी। कैसे किए हैं बताओ?
हमारा आदमी दान पुण्य दी ना हमें तो कहें चलो हमें वकील राख लिए नहीं कहे 4 पैसा पाएंगे तो ये अपना जो से हम आए के को जाने कौन में कहे उकल नहीं हम जान नहीं पाओ ना हमसे साखी न गवाही कोई हमारे रही नहीं किए और रजिस्ट्रार न हो मिलके कोई जाने कौन मेरे का की हम का बताई दी। तो अब आपके पास क्या बचा? मेरे पास का बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, का करी अब हम आज ही फांसी ले। कितना जमीन आपका वो बेनामा कर लिए? 2 दुकान अपने नाव कराए लिए और हमें पता नहीं चला कि कैसे नहीं पता चला आपको? आपने अंगूठा लगाया होगा, दस्तखत किया होगा। अब अल्लाह जाने मैं जैसे हमें दान पुण्य के साहब तो ये ऐसे ही धरे रहे ऐसे कहीं यहाँ पर लगाओ तो हम जब ना ही जानी तरह तो हम कहा जानी ना पढ़े लिखे हिंदी हम ना ही पढ़े हैं। तो जैसे आपके पति ने आपको जमीन दिया, हाँ तो अब आपके पास क्या बचा? हमारे पास कुछ नहीं सड़क पे आ गए हो? हाँ हमारे सड़क पर रिंकू त्रिपाठी हमें कई दिन तो हम आ ही गए, हम कहाँ चली गई, हम कहाँ खाई। तो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया? आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, थाने पे क्या सुनवाई हुई? हमारे कुछ साहब नहीं सुना गया, हमारे कुछ सुनवाई नहीं है। जमीन की कीमत लगभग कितनी है? 4 करोड़ रुपया कह रहा है, हमारा संबत छोड़ ले जाओ कहा चलिए, हम कहा चली गए, हम कहा खा लिए, हमारे गोड़ हाथ टूट है, हमें वही राखो 4 पैसा पाई था तो वो हमारे छोड़ लिए, हमारे करिहाव सपंग ने कहा खाई लिए कि क्या गरौनी लागी, कहा चली गई। दादा ये आपकी पत्नी के साथ में किसने फ्रॉड किया है बताइए? रिंकू त्रिपाठी का ना वो वकील थे, वो हम इनका खाना उमर लिख कर दी, वही शायद लिखा गवा और उनके उमा कुछ न नाम रजिस्ट्रार पूछी न कोई पूछा और कहना वही ताप दस्तखत भवा, अब वही में ये कहा बेईमानी रजिस्ट्रार से मिलकर कोई तो आपने इसकी शिकायत थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, आप इसके लिए आगे कहाँ जाएंगे? सारी चीजें हम अवगत कराना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ब्लेम मेरे ऊपर बहुत बड़ा लगाया है और अपहरण तक का एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिया गया है। मैं आपको ये अवगत करा दूं, ये मेरे पूर्व में मेरी मोकिला थी, इनका एक मसला था उसको मैं देख रहा था, इसके बाद में वो मसला शट आउट हुआ, इसके बाद इनसे हमारा मिलना जुलना फिलहाल बराबर दुआ सलाम बना रहा। इसके बाद में ये घटना शुरुआत क्रम ये हुआ बंधु कि एक हमारे मित्र बिशुनापुर के हैं जुबेर अहमद जी, उनके भाई के लड़के का मैं सीटी स्कैन करवाने लखनऊ गया था मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट थी, मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन करवाने गया था। तो वहीं सीटी स्कैन रूम के पास में खड़ा था और वहीं पे इनके ड्राइवर एक हैं लालजी पाठक जी, हमारे रिश्तेदार हैं, वो मुझसे मिल गए उसी जगह पे और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मतलब कहाँ मामा जी, तो वो बताया कि यहाँ आए हैं, आपके मुवक्किल प्रधान जी हक्कू प्रधान जी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है तो कहीं वो कोमे में है, तो मैं गया जाके देखा तो वो कोमे में वाकई पड़े थे 3 दिन से। और वहां पे मुझे मिली ये चच्ची, जो वृद्ध महिला है वसीला चच्ची हमारी, ये मिली, ये भी मुझसे परिचित थी, इनकी बहू भी मिली मुझे और इनके बहू का भाई मिला। सभी लोगों से मैंने पूछा कि मतलब इनका दवा इलाज नहीं करवा रहे हो, ये तो मर जाएंगे बहुत जल्द। तो वसीला चच्ची ने मुझसे सीधे कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुश्किल से 10-15 हजार रुपए हैं, तो मैं कहाँ जाकर के इनकी कैसी दवा इलाज कराऊं। तो मैंने इनसे सीधे कहा कि चच्ची ये चच्चा तो एकदम कोमा में है पूरी तरीके से, लेकिन यदि इनको प्रयास किया जाए बचाने का तो ये बच भी सकते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी को पैरालिसिस हो गया था और इन्हीं की तरीके से थे, तो मैंने उनको डीके वत्सल सर आइकॉन हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, वो बच गए थे। मैंने इनको वही राय दिया कि आप वहां करवाइए, लेकिन महंगा है। तो इन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। तो मैंने कहा देखिए अब ये बचते हैं तो इनसे प्राप्त हो जाएगा मुझे, अन्यथा आप मुझे प्राप्त करवा दीजिएगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, भैया मैं आपको एक दुकान 1 बीघा जमीन 20 बाई 60 एक दुकान 1 बीघा जमीन मैं आपको
बैनामा कर दूंगी विरासत आने के बाद। अब कंडीशन ऐसा हुआ कि इनको मैं ले जाकर के अपने मित्र का आइकॉन में वहां मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन करवाया, इनको आइकॉन हॉस्पिटल मैंने भेज दिया। बाद में मैं जाके आइकॉन हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट से काम होता है तो डीके वत्सल सर के लिए फिर मैंने उनके एक जूनियर डॉक्टर, उनका नाम था रोशन सर से मैंने फोन करके किसी तरीके से उनका अपॉइंटमेंट लिया और चच्चा को मैंने एडमिट करवाया। और इसके बाद उन्हीं ड्राइवर के खाते में मैंने तत्काल 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया, क्योंकि चच्चा का खाता था वो तो पैसा निकालने के योग्य ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी था खाते में, लेकिन वो जब डेड थे तो कोई मतलब ही नहीं था। और चच्ची के पास कोई खाता नहीं था, उन्होंने सीधे कहा मेरे ड्राइवर के खाते में डाल दीजिए और ये यहीं रहेंगे। वो मामा मेरे वो वहां पे 15-16 दिन उनका रह के दवा इलाज करवाए और बराबर मैं लाइन में इनसे जुड़ा रहा, बराबर पैसे भी मैं देता रहा। इसके बाद में इनको डिस्चार्ज कराने की कंडीशन आई तो ये चच्चा के पहली पत्नी के लड़के गुड्डू, जो कभी देखने तक नहीं गए, लेकिन डिस्चार्ज करवाने जब उस कंडीशन में वहां पे उनका हाथ पांव हॉस्पिटल में बंधा हुआ था और बंधे कंडीशन में वो वहां से डिस्चार्ज करवा लाए। और मुझे चच्ची ने फोन किया, भैया अभी 4-5 दिन डॉक्टर बोल रहे हैं रुकने के लिए। मैंने डॉक्टर से भी बात किया, डॉक्टर ने भी यही बात कहा कि भी रुकना है, लेकिन इन्होंने पैसे की कमी दिखा के वहां से ले आए। तब चच्ची जब बोली तब उनको ये लोग गाली देने लगे। इसके बाद में चच्ची को छोड़ दिया। चच्ची ने मुझे फोन किया, मैं उनको गया लखनऊ से लेके आया और ये लोग रोशन खां चच्चा को, हक्कू प्रधान जी को ले जाके अपने घर में छुपा के रख लिए। फिर जब चच्ची उनके घर पे गई तो वहां इन लोगों ने गाली गलौज दिया। फिर चच्ची ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जो आप पूर्व के एसओ अश्विनी कुमार दुबे जी थे, उनके पास मैं भी गया और उनसे मैंने निवेदन किया। फिर वो अपनी पूरे दल बल टीम के साथ गए और चच्ची को उनसे मिलवाए, वहां भी लड़ाई हुई। फिर इसके बाद में ये लोग और गुड्डू चच्चा और एक इनके दामाद सारे लोग मिलके दवा चल रही थी डीके वत्सल सर की, और ये लेके चले गए गोंडा किसी डॉक्टर को दिखाने। वहां भी पीछे पीछे गई चच्ची, मैं भी साथ में गया पीछे गाड़ी से अपनी। इसके बाद में फिर वहां से आके फिर अश्विनी दुबे सर का कुछ ऐसा सहयोग रहा कि चच्चा और चच्ची एकत्रित हो गए। फिर मेरा मिलना जुलना कंटिन्यूअस, इनका पूरा खर्चा मैं देता रहा। जो भी पैसा मैंने अकाउंट में दिया है, लीगल तरीके से दिया है, उसी पैसे को मैं कह रहा हूं कलेक्ट किया जाए। इसके बाद में बाकी शेष पैसे जो मैंने कैश खर्च किया, तो कैश का तो कोई प्राविधान ही नहीं रहा। इसके बाद फिर इन लोगों ने खेत को लेके गुड्डू चच्चा और ये प्रधान जी का झगड़ा हो गया अभी चंद दिन पहले। तो गुड्डू चच्चा ने प्रधान जी को तमाचा मारा और चच्ची को भी उठा के पटका, उनके हाथ की चूड़ियां सब टूट गई, उनको भी मारा। ये दोनों भाग के हमारे सीनियर गुरु बाबू एके सिंह के तखत पे आके बैठे, फिर मुझे बुलवाए और उन्हीं के जूनियर ने प्रार्थना पत्र लिखा। तो हमारे गुरुजी ने कहा जाइए इनका प्रार्थना पत्र थाने में दिलवा दीजिए। मैं गया उनके थाने में, उनका प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। 3 दिन तक कोई नहीं गया। फिर चौथे दिन मैं जब स्वयं एसओ से बात किया तो वहां पुलिस गई, पुलिस ने इनको बुलाया। फिर बुलाने के बाद मोहम्मद रोशन खां जो हक्कू प्रधान जी हैं, उनको प्रेशर में लिया गया कि आप सुलह होइए, और नहीं सुलह आप हो रहे हैं तो आपको यहां से भगा दिया, दोबारा आप यहां प्रार्थना पत्र लेके मत आइएगा, ये कह के भगा दिया गया। तब मोहम्मद रोशन खान ने मुझे बुला के और साफ शब्दों में कहा कि अब मेरी 5 दुकानें जो हैं वो मेरी पत्नी के नाम आप कर दीजिए। मैंने 2, 3, 4 दिन तक इसको रोका कि शायद इनकी दिमाग बदल जाए, लेकिन जब ये जिद पे बराबर मुझे फोन करते रहे, चच्ची करवाती रही, फिर मैंने इनको बुलाया 4 तारीख को कि आइए आपका हम करवा देते हैं। तो मैंने 3 दुकान इनका बैनामा करवा दिया। और जो पूर्व में शर्त मेरा लिखा हुआ था, क्योंकि मुझसे एक इकरारनामा मार्च में ही जब पैसा अधिक लगने लगा तो चच्ची से मैंने साफ हाथ खड़ा किया कि चच्ची अब उनके लड़के भी लग गए हैं, इसमें विवाद भी हो सकता है, तो अब हम ऐसे पैसा नहीं आपको दे पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे एक इकरारनामा करवाया। तो मैंने कहा इकरारनामा अकेले हम नहीं करेंगे आपसे, आप अपने लड़के को बुलाइए पूर्व वाले, अपने बहू को बुलाइए, बहू की माँ को बुलाइए, बहू के साले को बुलाइए, सबको इन्होंने बुलाया, सबका फोटो लगा हुआ है, सबने दस्तखत किया है, सबके सामने एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, समझौता पत्र। फिर इन्होंने मार्च में ही मुझसे एक शर्त कर लिया। इसके बाद ये मुझसे बराबर पैसा लेती रही, ईद में लिया इन्होंने, मुहर्रम में लिया इन्होंने मुझसे, दवा के लिए। अभी चंद दिन पहले मैं लेके गया था आइकॉन हॉस्पिटल और वहां अपॉइंटमेंट इनका 4 महीने का मिल रहा था। तत्काल इमरजेंसी में अपना कैसे भी करके मैंने दिखाया,
फिर सीटी स्कैन करवाया, इसके बाद ला करके इनको घर पे छोड़ा दवा खरीद करके। इसके बाद फिर अब ये जब बात आ गई बैनामे की, तो मैंने इनका बैनामा करवाया और वसीला चच्ची ने मुझसे कहा भैया अब कुछ अपना भी आप ले लीजिए और मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। यहां तक कि इनके स्टाम्प का भी पैसा मेरे ही अकाउंट से गया है और इनके खाते में गया है। इनका खाता मैंने ही खुलवाया है, जबकि ये कह रही थी नगद कर दीजिए आप। तो मुझे भी अपनी सुरक्षा हेतु, क्योंकि लोग मुझे फ्रॉड ना कहें, जो दिन आज आ गया है, इसके लिए मैंने इनका अकाउंट खुलवाया। उसमें पहले 11,000 डाला, फिर इसके बाद 3 लाख रुपए डाला तत्काल बैनामे के दिन। इसके बाद में मैंने इनको 10 लाख रुपए का चेक दिया, जो चेक ऑलरेडी जहां इनके पति की दवा की पूरी फाइल रखी हुई है, उसी थैली में इनका चेक भी रखा हुआ है। 4 दिन ये मेरे ही साथ रही। एक दिन पहले ये सेमगड़ा गई अपने घर पे और रात भर पूरा मुझे इन्होंने परेशान किया। फिर सुबह इन्होंने कहा मुझे यहां से किसी तरीके से हटाइए, क्योंकि वहां के गांव के प्रधान जी मुझे फोन किए हैं, वो लोग आ रहे हैं पूरे दल बल से। फिर मैंने इनको नए ड्राइवर के घर, जो इनका नया ड्राइवर बना है, उसके घर मैंने इनको भेज दिया, ठीक। और इसके बाद में मेरे खिलाफ गुड्डू ने, जो गुड्डू उनके बड़े पहली पत्नी के पुत्र हैं, उन्होंने गुमशुदगी का एप्लीकेशन दिया। दरोगा जी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा सर वो गुमशुदा नहीं है, वो अपने नए ड्राइवर के घर पे हैं, आप आधा घंटे का वेट कीजिए। उनकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है, वो तुरंत लेके आ रहे हैं। सेम आधे घंटे के बाद वो आ गए और उन्होंने वीडियो क्लिप में, दरोगा ने उनसे पूछा कि क्या आप किडनैप थे? उन्होंने साफ शब्दों में गाली देते हुए बताया कि मुझे कौन किडनैप कर सकता है। और बंधु, अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा कि यदि अगर 90 साल के वृद्ध का कोमा की कंडीशन में यदि अगर किसी का मदद करना, मैं भी समाज सेवी हूं, चुनाव लड़ चुका हूं, जिला पंचायत भी लड़ चुका हूं, ग्राम सभा का हमारा खानदानी प्रधानी का वो पद है। यदि अगर किसी मतलब कोमा में कंडीशन रहने वाले व्यक्ति का या रोड पे पड़े एक्सीडेंटल व्यक्ति का मदद करना जुर्म है, तो वो जुर्म मुझे स्वीकार है। अच्छा, उसने एक आरोप आपके ऊपर लगाया है कि उसने आपके खाते में जो पैसा डाला, वो पैसा तुरंत डाला तुरंत निकल गया। इस पर क्या सच्चाई है? श्रीमान जी, जो मैंने उनके खाते में डाला, उन्होंने अपने नाम जो बैनामा लिया है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी अदा हुई है 2,24,000 की, और 2 दुकानें जो और बाकी शेष मैंने छोड़ दिया था, उसका भी उन्होंने स्टाम्प निकलवा रखा है। वो भी उस स्टाम्प ड्यूटी को उन्होंने पैसा दिया है, ना कि मुझे दिया है। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर और लग रहा है कि जैसे मान लो यदि आपने 10 लाख रुपए का चेक दिया उनको जी, तो वो चेक इस वक्त कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे वो चेक उनके पति का जो थैला है, दवा का पूरा थैला, सीटी स्कैन का और पूरी दवा का थैला है, वो थैला ऑलरेडी उनके पास रखा हुआ है, उसी थैले में वो चेक रखा हुआ है। और इसके बावजूद मैं आपको एक चीज और अवगत करवा दूं, जब ये कल पूरा इन लोगों ने पूरा हंगामा किया, तो आज मैं स्वयं अपने खाते से RTGS करने गया था इनके खाते में कि पैसा इनको इनका प्राप्त करवा दूं। चेक ये नहीं लगा रही हैं, तो इनका खाता कुछ जयचंदों ने, कुछ लोग जो इनको इस समय गुमराह कर रहे हैं, अभी तक इनकी हाल नहीं पूछ रहे थे। जब ये दर दर भटक रही थी, उन्होंने जाके इलाहाबाद बैंक में जिस खाते को मैंने खुलवाया था उसको फ्रीज करवा दिया। और मैंने जाके मैनेजर सर से भी कहा कि सर उनका पेमेंट मेरे पास है। तब उन्होंने सीधे बताया कि यदि अगर आपका उनका पेमेंट है, उनके पास चेक है, वो अपना चेक आएंगी लगाएंगी तो आप उनका चेक लग जाएगा, आप फ्रिज और हटवा नहीं सकते हैं। तो श्रीमान जी वो अपना चेक लगावें और पैसा लें, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे खाते में HDFC का मैंने चेक दिया था, HDFC का खाता आप कल भी चेक करवा सकते हैं, आज तो क्लोज हो गया। अच्छा, ये जो वृद्ध महिला है वसीला, इसने एक आरोप आपके ऊपर लगाया है। उसका कहना है कि जैसे मुझे गायब किए हुए थे, मुझे कुछ नशीली पदार्थ खिला रहे थे, तो पुलिस ने इनको कहां से बरामद किया है? जी, पुलिस ने इस महिला को कहां से बरामद किया? जब इसने पुलिस इनको इनके नए ड्राइवर के घर से बरामद किया है, और पुलिस की वीडियो क्लिप पुलिस ने स्वयं बनाया है, और पूरे होशो हवास में नशीली पदार्थ जो कह रही हैं, आपने स्वयं भी देखा होगा कि किस तरीके से वो वसीला चच्ची हमारी हैं, उनको मैं नशीली पदार्थ खिला रहा था। या आपको मैं भी एक क्लिप दूंगा जो मौके पे मैंने प्रधान जी का खींचा था, स्क्रीनशॉट लिया था लोकेशन के साथ कि कहीं कोई घटना बात हो तो मेरे पास रहे, वो मैं दे रहा हूं। आज का क्लिप आप देख लीजिएगा, फोटो, और इसके पूर्व का, क्योंकि 3-4 महीने से मेरे ही संरक्षण में वो रह रहे हैं। उनका चेहरा आप आज का देख लीजिए और पूर्व का देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने इतनी मदद करी उनकी जी, तो आप पर ये सब सारे आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या इसकी वजह, क्या वजह है इसकी? इसका वजह सिर्फ श्रीमान जी यही है कि उनके जो पहली पत्नी के लड़के हैं,
गुड्डू बंधु और एक नाम है पुल्लू, ये दो लोग पूरे मार्केट में पहले तो अपनी बाप को मारे और मारने के बाद, जबकि प्रधान जी कभी बैनामे का नाम ही नहीं ले रहे थे, सबको गाली दे रहे थे बैनामे के नाम से, लेकिन जब उनको उन्होंने मारा और उनका प्रार्थना पत्र थाने में नहीं सुना गया, तब वो सीधे बैनामे पे आ गए। और जब बैनामा होगा, बैनामे के समय ये रजिस्ट्री दफ्तर में भी गए रोकने, और वो रजिस्ट्री दफ्तर में खुली तरीके से पुलिस भी गई। अच्छा, दो ये SI बैनामा गए। हुआ है, जी। बैनामा हुआ है, बैनामा में गवाही भी होगा, सबके सिग्नेचर हुए हैं जी। और ये महिला हमको कोई मंद बुद्धि भी नहीं लग रही है जी। तो क्या सच्चाई है इसमें कि मतलब इन्होंने बैनामा किया आपको? अब आप खुद इसका तहकीकात कर सकते हैं। वहां पे 2.5 घंटे तक इनके बड़े लड़के पूरा ड्रामा किए हैं पुलिस को लेके या दरोगा को लेके। उसके खिलाफ में चच्चा ने स्वयं पूरा बयान दिया है। उसकी वीडियो क्लिप आपको रजिस्ट्री दफ्तर से मिल सकती है, क्योंकि वहां पे वॉइस कैमरा लगा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं अंत में आप? अंत में हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि अगर किसी निरीह और वृद्ध व्यक्ति का सेवा करना या मदद करना गुनाह है, तो आगे आप लोग समझे वो गुनाह मैं कबूल करता हूं। और आज की डेट में चच्चा जीवित हैं और मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दूंगा जब ये कोमा की कंडीशन में थे।